नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने आईएएस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 7वां हिस्ट्री का, जिसका चैप्टर का नाम है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। किसके? रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। किसमें? हाथ में दबा रखा था। उसने एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखकर और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित। उसने देख सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। बहुत बड़ा राज्य मतलब साम्राज्य। ठीक है, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये अंडरलाइन किया, ये इंपॉर्टेंस है, आप देख लो। जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, अशोक नाम के एक राजा थे, जो उनकी उनकी ये कहानी बताई गई है। उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कैटिल्स नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो किसने अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है, और चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिसकी चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें इस नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य के अंदर मतलब राज्य के अंदर बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। इसमें कौन से? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे, मतलब मेन नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए जाने आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। नगरों में कौन रहा करते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मतलब बीच वाला हिस्सा कैसे? जंगलों से ज्यादा भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। वहां पर क्या करते थे? फल फूल बेचते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म किस्म की पोशाक भी पहनते थे। किस्म पोशाक मतलब कपड़े, पोशाक का मतलब होता है कपड़े। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था? राज्यों की साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, क्योंकि राज्य जो होते हैं राज्य के ऊपर साम्राज्य होता है और उनकी रक्षा के मतलब राज्यों के ऊपर साम्राज्य का मतलब ये होता है कि एक साम्राज्य के अंदर दो चार राज्य आना। ठीक है, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादातर संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, साम्राज्य का शासन, साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन मतलब समझ गए तुम तो, प्रशासन मतलब कानून। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजाओं अधिकारियों को नियुक्ति करता था। मतलब सबसे मतलब टैक्स लेने के लिए मतलब लोगों की वो भर्ती करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो अधिकारी उसने बनाए थे, जो मतलब राजा के आदेशों का पालन नहीं करते थे ना, जो कर देने से मना करते थे, उनपे अधिकारी सजा देते थे उनको। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता। वेतन मतलब सैलरी दी जाती थी उनको, अधिकारियों को। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे
संदेश वाहक मतलब संदेश वाहक का मतलब होता है वाहन, संदेश देने वाले, जो भी कुछ भी गतिविधियां होती थी उसके बारे में वो जानकारी देते थे गांव के लोगों को, और राजाओं के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, और जो राजा के जो अधिकारी थे जो काम करते थे उनके ऊपर वह नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना गया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र है। इनके इलाकों में मूल शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे, इसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कमल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के लिए में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना का मतलब क्या होता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना। मतलब नियमित ढंग से इकट्ठा जो किया जाता था ना कर मतलब जो टैक्स है, उसको ही नजराना बोलते थे। अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायज ऐसे लोगों में से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से ऐसे देते थे। ठीक है। राजधानी ये है। राजधानी राजधानी में सम्राट बढ़ते तो नहीं, हम आगे बढ़ते हैं तो मतलब वो था राजधानी में। और अंत में जंगल वाले इलाके थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। ठीक है। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक नाम का जो राजा था उसका एक अलग ही सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख किसमें? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है। इसे भी पढ़ना नहीं, आगे बढ़ते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था, क्या हुआ था उस कलिंग युद्ध में देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, याद रखना है। कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित और हिंसा और खून खराबर देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब जो युद्ध हुआ था, युद्ध में उन्होंने खून खराबा देखा, उसको देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। मतलब जो थे ना, मतलब उनका धर्म क्या था? धर्म ये था कि अपने बच्चों को जैसे व्यवहार की शिक्षा देते हैं ना, वैसे ही उनका ये कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को भी निर्देश दें कि वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। मतलब अलग अलग धर्म मानने वाले लोग थे तो उससे क्या होता था, कभी कभी नोकझोंक हो जाती थी। ये बताया गया। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। क्या चढ़ाई जाती थी? बलि। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। मतलब भेदभाव किया जाता था पहले। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अशोक ने क्या महसूस किया कि इन सब समस्याओं का निदान करना उसका कर्तव्य है, काम है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। मतलब ज्ञान देते थे उनको कि ये सब चीजें नहीं करना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। मतलब इसके लिए जो मतलब उन्होंने एक लिखावट भी लिखवा दी, कोई कोई खंभों पर, कोई कोई स्थानों पर लिखवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। तो जो लोग ने पढ़ना नहीं जानते थे वह उनको खुद को पढ़कर सुनाने थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका से भी दूत भेजे। ठीक है। उन्हें सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों व चिकित्सा की भी व्यवस्था की। उन्होंने क्या क्या किया? सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। इसके लिए अतिरिक्त होने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है।
अपनी प्रजा क्या है ये अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश ये पढ़ते हैं। मतलब प्रजा अपने अशोक के जो राजा थे उसने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिए थे, जो विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब भी बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग माने माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है, ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। मतलब क्या